एस्पिरेंट्स वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्लोबल साउथ। रिसेंटली द हिंदू में भी इसके बारे में आर्टिकल आया है एंड इसकी इंपॉर्टेंस डे टू डे इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज ग्लोबल साउथ? सो अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखेंगे तो मैक्सिमम जो कंट्री जो सदर्न रीजन में है वो ग्लोबल साउथ में है। देन वील स्टार्ट अबाउट टुडेज वीडियो। सो ग्लोबल साउथ हम देखेंगे क्यों न्यूज में है, ग्लोबल साउथ किसे कहा जाता है, इसका ओरिजिन कहां से आया था, एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट को हैम्पर करते हैं। देन इंडिया अपने आप को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कहता है एंड इंडिया और ग्लोबल साउथ से रिलेटेड हम चीजें देखेंगे, इनिशिएटिव्स, इंडियन इनिशिएटिव्स। Then we have our today's prelims and the main practice question. So let's start. Was it in news? Recently बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका में थी जिन्होंने नाटो के साथ खड़े होने से मना कर दिया यूक्रेन की वॉर में। ये अगेन जो ग्लोबल साउथ है इसकी सिग्निफिकेंस को राइज करता है। व्हाट इज दिस ग्लोबल साउथ? तो ग्लोबल साउथ ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग हैं, लेस डेवलप्ड हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो मैक्सिमम सदर्न हेमिस्फीयर में है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम यू कैन सी मैक्सिमम जो ये कंट्रीज हैं वो आपके ग्लोबल साउथ में है। या वैल्यू एडिशन के लिए भी अपने चाहे तो मेन आंसर राइटिंग में बस इतना सा दिखा सकते हैं। नाउ इन जनरल दे आर पुअर, हाई, इनके पास हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी होती है एंड लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज हैं, हार्श लिविंग कंडीशंस हैं इनमें, अगर हम इनको ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। ग्लोबल नॉर्थ में बेसिकली रिचर नेशंस आते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, दीज आर द थिंग्स। नाउ ग्लोबल नॉर्थ मैक्सिमम देखेंगे तो इकोनॉमिक डिवीजन है यहाँ रिच और पुअर के बीच में जो है, एंड ग्लोबल नॉर्थ मैक्सिमम रिच कंट्रीज में आता है, ग्लोबल साउथ को पुअर कंट्रीज में आता है, ऐसा मान सकते हैं बट ऐसा है नहीं। वील सी अबाउट इट एज वेल। सो इसमें कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब आते हैं। What has been the origin of this? तो जो ये टर्म है ग्लोबल साउथ का, फर्स्ट ऑफ ऑल 1969 में इसको कॉइन किया था बाय द एक्टिविस्ट कार्ल ऑग्लेसबी। अगेन इसने मोमेंटम जब गेन किया था जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ था 1991 में। उसके बाद इसको सेकेंड वर्ल्ड बोला गया। सो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड जो प्रीवियसली जो डेवलपिंग नेशंस थे इनको कॉमनली एज अ थर्ड वर्ल्ड बोला जाने लगा। नाउ and this term third world was called by the Alfred Sauvy in 1952। यही वर्ड ग्लोबल साउथ के लिए लिया गया था। अब लेटर ऑन जो वेस्टर्न मीडिया है उसने जो ये थर्ड वर्ड था इसको पॉवर्टी, इनस्टेबिलिटी, नेगेटिव स्टीरियोटाइप से देखना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट जो टर्म ग्लोबल साउथ है ये एमर्ज हुआ जो कि एक और ज्यादा न्यूट्रल अल्टरनेटिव है। जो टर्म है ग्लोबल साउथ इसका मतलब स्ट्रिक्टली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन के साथ नहीं आता है, ये एक पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज अलग अलग नेशंस में हिस्ट्री शेयर करते हैं, उनका ये एक तरीके से कोलैबोरेशन है। बहुत सारी कंट्रीज ग्लोबल साउथ में इनके एक हिस्ट्री पुरानी रही है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियल रूल की, जैसे कि इंडिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई। देन हिस्ट्री हैज शेप्ड देयर पर्सपेक्टिव्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, अगर हम मानते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ जो है ये सेंटर है, देन ग्लोबल साउथ वुड बी द पेरिफेरी। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साउथ साउथ कॉपरेशन, ग्लोबल साउथ जो है ये साउथ साउथ कॉपरेशन को ज्यादा एम्फेसाइज करता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज है, एक्सपर्टाइज है, टेक्नोलॉजी है अमंग द डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस, एंड और स्ट्रॉन्गर टाइज फॉस्टर करने के लिए, पार्टनरशिप्स करने के लिए कंट्रीज जो है वो अपनी, उसके बाद कंट्रीज अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इंक्रीज कर सकती हैं। दे कैन शेयर एक्सपीरियंसेस एंड दे कैन कलेक्टिवली एंड टुगेदर एड्रेस द डेवलपमेंट चेंजेस और चैलेंजेस विच आर हैपनिंग। इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो इसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल रैपिडली बहुत इंक्रीज कर रही है। अगर देखेंगे तो 2030 तक अगर वर्ल्ड की 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज देखेंगे तो उसमें से जो 3 इकोनॉमीज होंगी वो ग्लोबल साउथ में से होंगी, और ऑर्डर हो सकता है चाइना, इंडिया, फिर यूएस एंड द इंडोनेशिया। इसमें आप देखेंगे कि चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया ये सब ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। नाउ द थिंग इज, ऑलरेडी अगर हम जीडीपी की बात करें एंड इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर तो ग्लोबल साउथ ऑलरेडी ब्रिक्स नेशंस को डोमिनेट करता है और ग्लोबल नॉर्थ जो G7 क्लब है इसको भी सरपास कर दिया है। अब अगर देखा जाए तो बीजिंग में ज्यादा बिलियनर्स हैं एज कंपेयर टू द न्यूयॉर्क सिटी। इंडिया भी काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को लेके है। देन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल विजिबिलिटी,
जो इकोनॉमिक शिफ्ट लाता है, इकोनॉमिक शिफ्ट साथ साथ में पावर का शिफ्ट भी लेके आएगा, तो इनकी धीरे धीरे पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो रही है, विजिबल हो रही है ये कंट्रीज भी अपने। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो रिसेंटली इंडिया और ईरान और सऊदी अरेबिया में एक पीस डील हुआ था और ये कराने वाला था चाइना। देन अगेन देखा जाए तो यूक्रेन वॉर पे कोई नहीं बोल रहा है, बट ब्राजील ने अटेम्प्ट किया है एक पीस प्लान पुश करने के लिए, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। तो एक तरीके से ये कंट्रीज पॉलिटिकली एक्टिव होती जा रही हैं। द रीजन इज क्योंकि ये इकोनॉमिकली और ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। चैलेंजेस अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अभी भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें पॉवर्टी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो कि डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करेगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका में सूडान एंड ऑल, यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। अब यहाँ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स नहीं चल सकते। ऑल्सो ये एक बहुत हॉस्टाइल एनवायरमेंट क्रिएट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते नहीं हैं। इशू ग्रीन एनर्जी फंड के साथ देखा जाए कि जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर ग्लोबल एमिशंस की हम बात करें, ग्रीन हाउस एमिशंस की बात करें, सबसे ज्यादा एमिशंस इन्हीं कंट्रीज के द्वारा हुए हैं। लेकिन ये जो पेमेंट है फंडिंग ग्रीन एनर्जी के लिए या और भी जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो इसको नहीं करते हैं, इसको स्लो डाउन करते हैं, जबकि इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो लेसर डेवलप कंट्रीज में आता है, जो कि ग्लोबल साउथ में बहुत ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट एक्सेस टू रिसोर्सेज है, जो नॉर्थ साउथ डाइवर्जेंसेस है, हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो जो मेजर गैप है वो एक्सेस टू रिसोर्सेज के कारण है। ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है डेवलपमेंटल आउटकम्स में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ले, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ये मैक्सिमम जो एडवांस्ड इकोनॉमीज थे यूरोप वगैरह, इनके फेवर में ये ज्यादा हुआ अर्ली 1960 से, और कोई भी अब तक ऐसा मेजर एविडेंस नहीं है कि इसमें ग्लोबल कन्वर्जेंस देखी गई हो या बाकी वर्ल्ड को भी साथ लेके गए हो। तो ये एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल और एक्सेस टू रिसोर्सेज का एक लैग है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी कंट्रीज है जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे रोड्स नहीं है, प्रॉपर पोर्ट्स नहीं है। इंडिया पोर्ट्स पे काफी ज्यादा काम कर रहा है। देन पावर उनके पास प्रॉपर नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा जल्दी बढ़ाना ये नहीं हो पाता है। इट विल हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ। देन लिमिटेड ह्यूमन कैपेसिटी, अगर हम देखेंगे तो स्किल्ड ह्यूमंस कम है, लैक ऑफ एजुकेशन है, प्रॉपर स्किल सेट नहीं है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल साउथ फेस करता है। अब हम बात करते हैं भारत और ग्लोबल साउथ की, तो इंडिया एक्टिवली एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है वो परस्यू कर रहा है उन नेशंस के साथ जो कि ग्लोबल साउथ में लाई करते हैं, एंड दैट टू क्रिएट अ कलेक्टिव फ्रंट एंड ऑल्सो इंप्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज विच लाई इन दिस रीजन। एंड क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन है हमारी, रोबस्ट इकोनॉमी है, इंडिया सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज पोजेस करता है जो कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज में जो कि ग्लोबल साउथ में लाई करती हैं। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे तो एक चैलेंजेस और है, जैसे चाइना का चैलेंज है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना बीआरआई के थ्रू ग्लोबल साउथ में अपनी पकड़ बना रहा है, लेकिन बीआरआई के दोनों विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, बट इसका ज्यादा जो प्रॉफिट मिलेगा वो चाइना को मिलेगा। एंड इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो आप सब जानते ही हैं। दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस व्हिच यू कैन हाईलाइट इन योर मेंस आंसर। देन अगर हम बात करेंगे कि इंडिया का एक्टिव परफॉर्मेंस ग्लोबल साउथ में, तो अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, इंडिया ने अब तक ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जो ग्लोबल साउथ के लिए लिए हैं एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है। लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज को पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमने वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी। ये इंडिया का ग्लोबल हेल्थ की ओर कमिटमेंट दिखाता है, विलिंगनेस दिखाता है कि हम जिन नेशंस को जरूरत है हम उनको सपोर्ट करते हैं। देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी अभी रिसेंटली टर्की वगैरह में भेजता है भारत। देन इंडिया का डिजिटल पब्लिक एसेट है, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, रुपए है, इंडिया स्टैक है। ये एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट रहे हैं इन प्रमोटिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, और एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन जो है इंडिया पॉपुलेशन का वो इसको यूज करता है। यही डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इनके पास पोटेंशियल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए। दूसरी जो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज है वो इनको अडॉप्ट कर सकती हैं, कोलैब कर सकती हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 5 इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे, दैट वाज टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, और ये इंडिया ने होस्ट किया था 2023 में। तो जो 5 इनिशिएटिव्स थे वो थे ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जो कि अदर डेवलपिंग कंट्रीज में भी इंप्लीमेंट हो पाए।
देन ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, इसका भी एक एम है कि इंडिया की जो एक्सपर्टाइज है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, देन न्यूक्लियर एनर्जी में काफी ज्यादा हमारे पास है, इस इनिशिएटिव को शेयर करना, इन टेक्नोलॉजीज को शेयर करना। देन आरोग्य मैत्री है, आरोग्य से आप समझ सकते हैं कि एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में, जिनको जहां नेचुरल डिजास्टर्स है या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं, वहां पे भेजने के लिए। देन ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम है, ये यंग ऑफिसर्स को जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज के हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनको आपस में कनेक्ट करेगा। देन ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स है, ये हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देगा भारत के अंदर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को, कि वो इंडिया में आके वो स्टूडेंट्स और पढ़ाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। सो दीज आर द थिंग्स विच इंडिया इज परफॉर्मिंग इन टू प्रमोट द ग्लोबल साउथ, और एक सिग्निफिकेंट पोजीशन बनाने के लिए। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हम देखेंगे विद रेफरेंस टू द ग्लोबल साउथ, consider the following statements. The global south refers to various countries around the world that are sometimes described as developing or underdeveloped. China will establish a global south center of excellence to undertake research on developing solutions for developing countries. Which of the given above is not correct? So if you all can answer it, you can type it in the comment section. Let me know if it's correct or not. Then we have our main practice question. What do you understand by the term global south? What are the challenges and significance of it? How can India become the voice of the global south? So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.